तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ये गलतफहमी है कि एमपीएसआई मेंस का एग्जाम आप लूसेंट पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, केवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको ये गलतफहमी है कि हिस्ट्री के लिए लूसेंट सफिशिएंट है, तो बिल्कुल भी आप गलत हैं। साथ में यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि जिनको ये गलतफहमी भी है कि एमपीएसआई जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें लेवल यूपीएससी लेवल नहीं था, तो उनकी भी मैं ये गलतफहमी दूर करने वाला हूँ। ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें मैंने 19 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम 16 जनवरी के पहली दिन के पहली शिफ्ट के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करती है, अगर आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आने वाली है। तो कैसे एलिमिनेशन मेथड काम करती है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या अप्रोच आपका रहना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर मुझे जॉइन करके देख सकते हैं। साथ में सपोर्ट करिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं ऐसे और भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो अभी आए हुए हैं, उनको यहाँ पर ले लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना कोई देरी के सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमपीएसआई प्रीलिम्स में पूछे गए थे 16 जनवरी को। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। मैंने पहले ही बोला है कि एमपीएसआई अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, तो वहाँ पर सिलेबस में जैन और बुद्ध धर्म के बारे में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। फिर भी आपको जैन और बुद्ध धर्म पढ़ के जाना है, क्योंकि जैन और बुद्ध धर्म से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, तो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है श्रमण संप्रदाय। श्रमण संप्रदाय ऐसे संप्रदाय हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, वैदिक जो ऋग्वैदिक काल की जो हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें थी उनको नहीं मानते थे, या फिर रीति-रिवाजों को नहीं मानते थे, उनको श्रमण संप्रदाय कहा जाता था। तो इसमें बोला है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अजीवक 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 किसके टाइम पर थे? मौर्य काल के जो मौर्य शासन था उसके टाइम पे अजीवक रहते थे, ठीक है? चारवाक दर्शन ये भी कैसा है? भौतिकवादी दर्शन है। तो ये सभी भौतिकवादी दर्शन है। अब इनका हमें बताना है कि दार्शनिक सिद्धांत से इनका मिलान करना है। देखिए, सबसे पहले अगर इनमें से अगर आपको कोई भी एक का पता है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, तो जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम बताता है। उनकी जो तपस्या है वो बहुत ही कठिन थी। इसका मतलब है कि जैन धर्म का होगा घोर तपस्या और जीव आत्मा में विश्वास करना। तो ये तो हो जाएगा बी का 4। जैसे ही आपको पता चला बी का 4 है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपके पास केवल एक, लो, यहीं पे आपका आंसर आ गया। ये होती है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको फॉर एग्जांपल जैन धर्म आपको पता नहीं होता तो आपको बौद्ध धर्म तो पक्का ही पता होता कि ये मध्यम प्रतिपदा कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग, की ना तो बहुत ज्यादा तपस्या आपको करनी है और ना एकदम बिल्कुल शिथिल बैठना है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है कि कोई कर्म ही नहीं कर रहे हो, तो ये कहलाता है मध्यम मार्ग। तो अगर आपको ए भी पता है, मतलब ए का 3 होगा, तो ए का 3 में ये दोनों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता। तो दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब एलिमिनेशन मेथड, अब आपको 3 पर काम करना पड़ता। जैन धर्म पे भी काम करते, अजीवक पे भी। अति भौतिकवाद कौन था? चारवाक दर्शन था। तो डी का 2 है, डी का 2 दोनों में है। सी और बी और सी में आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेशन मेथड काम करनी पड़ती है। एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मुगल काल से संबंधित है। मुगल काल में यहाँ पर जहांगीर से क्वेश्चन पूछा गया है कि मनसबदारी सिस्टम में एक मशरूत सिस्टम शुरू किया था। मशरूत सिस्टम का सही वर्णन कौन करता है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि राजस्व अधिकारियों को एक पद दिया जाता था। जैसे कि आईएएस ऑफिसर आज के टाइम पे होते हैं, उस टाइम पे मनसबदार हुआ करते थे। इन मनसबदारों को मंथली या फिर ईयरली सैलरी दी जाती थी, या फिर उनके लिए जो घोड़े वगैरह रखने की जो छूट थी वो मिलती थी। ठीक है, तो ये हो गई मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था में एक मशरूत नाम की जो प्रथा है वो जहांगीर ने शुरू की थी। इसमें क्या होता था कि जो मनसबदार थे उनके लिए जो वेतन दिया जाता था वो महीनों पर डिपेंड करता था। तो इसका डी सही आंसर होगा कि जो उनका जो महीनों की संख्या के आधार पर उनका वेतन तय होता था, प्लस उसका दल पूरी तरह से बनाए रखा जाता था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम की मेन रूप से अगर आप एमपीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा डीप में जाके चीज़ों को कंप्लीट करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये डाक प्रथा का यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने, तो अगर डाक डाक प्रथा आप पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में डिटेलिंग पढ़नी है कि किसके शासनकाल पर आई, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती थी, कौन से ऐसे अधिकारी होते थे जो दाग लगाते थे, इस टाइप की चीज़ें आपको पढ़नी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है चिश्ती परंपरा से। देखिए यहाँ से मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे और लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो संत या फिर सूफी परंपराएँ हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपने एमपीएसआई मेंस का सिलेबस नहीं देखा है तो जाकर देखो, वहाँ पर भी ये टॉपिक डाला हुआ है।
तो यहाँ से आपकी शिफ्ट में मेंस में क्वेश्चन बनना तय है, एकदम फिक्स है। तो ये इस टॉपिक को आपको बहुत तगड़ी तरीके से कंप्लीट करना है। अब देखिए चिश्ती परंपरा के बारे में पहला कथन सही है, क्योंकि जो पहला सूफी सिलसिला था वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू किया था, ये एकदम सही है। दूसरा सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औली, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस जो सूफी संत हैं, और ये संगीत परंपरा पर थोड़ा सा जोर देते थे। शाम को ये समा बांधने का काम करते थे। साथ में इन्होंने एक हुनुस दिल्ली दूर अस्त, इनका एक स्लोगन है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में सॉरी हम जब पढ़ते हैं बुक में, तो बुक्स में ये चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं हमको, तो ये दूसरा वाला भी सही है। तीसरा गलत है यहाँ पर, कि इनका कहना है कि केवल ज़कात पर, तो ज़कात ही इनका मुख्य आर्थिक आधार नहीं था, इसके अलावा इनको दान मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखनी है अपन को। अगला क्वेश्चन ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता पर मैंने एक टेस्ट आपको मुहैया करा दिया है, आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें कि मैंने हड़प्पा सभ्यता से यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ जितनी भी एग्जाम हैं, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने कंप्लीट कराए हैं। और अगर आपने वो पीडीएफ नहीं देखी है तो जाकर देखिए, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। अगर आप एमपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, घोड़ा हड़प्पा काल हड़प्पा कला और टेराकोटा की मूर्तियों में एक प्रसिद्ध और बार बार दर्शाया गया पशु है। एकदम गलत, बिल्कुल निहायत ही गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो घोड़ा है वो हड़प्पा सभ्यता में केवल एक साक्ष्य मिलता है, वो भी कहाँ से मिलता है? सुरकोटदा से। एकमात्र साक्ष्य मिलता है सुरकोटदा से। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी कोई भी साक्ष्य यहाँ पर घोड़े के नहीं मिलते हैं। दूसरा पढ़िए आप, कुबड़ वाला बैल, एकदम सही है। मोहरों पर इसकी प्रमुख रूप से आकृति मिलती है। अगर आपने मेरी टेस्ट लगाया होगा जो कि मैंने प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पर इससे संबंधित एक यूपीएससी में भी पीवाईक्यू पूछा गया है। फिर तीसरा देखिए, मोहनजोदाड़ो में मुर्गी के पालन में मिले के प्रमाण मिले हैं, एकदम गलत है। मुर्गी के कोई भी प्रमाण हम नहीं पढ़ते हैं। अगर मिले भी होंगे तो पालतू था या नहीं, ऐसी कोई संकेत नहीं मिलते हमको। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, कौन-कौन से कथन सही नहीं है, तो 1 और 3 सही नहीं है, इसका मतलब कि डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ ईज़ी क्वेश्चन भी पूछे गए थे यहाँ पर। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, अब ईज़ी क्वेश्चन है लेकिन कई बार इसको भी लोग गलत कर देते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने किसकी सहायता से क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो वो भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? हुआनसांग आया था, जिसे हम कई बार जुआनसांग भी कहा जाता है इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बताना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था। ठीक है, तो वो जल्दी से कमेंट, लेकिन मैं बता देता हूँ, फाहियान आया था। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर ये भी दो इजी क्वेश्चन थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप सभी को पता है, 1999 के भारत सरकार अधिनियम के इसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। और जो दूसरा था मार्ले मिंटो, वो 1909 भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम था। 1857 का विद्रोह प्रायः किस रूप में जाना जाता है? तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको एलिमिनेट करेंगे हम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एकदम सही है। एंग्लो इंडियन युद्ध बिल्कुल गलत। केवल सिपाही बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है, केवल नहीं था, ये भी नहीं था। तो ए इसका सही आंसर है। एलिमिनेट नहीं, ये तो पता ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, प्यारा नहीं बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनते हैं, और ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन किस प्रकार से इसको बनाया गया है। ऑप्शन को ये केवल यूपीएससी ने ऐसा प्रयोग किया है आज तक। और दूसरा एमपीईएसबी एक ऐसा बोर्ड बन गया है, यूपीएससी के बाद यूपीएससी यूपी का जो पीएससी है वो भी ऐसे क्वेश्चन बनाता है। अब तीसरा बोर्ड बन गया हमारा एमपीईएसबी। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का ही है, अगर आप इसको माने या ना माने, मैं तो इसको यूपीएससी लेवल का ही समझता हूँ। किताब खाना देवराय कृष्ण देव राय के अधीन अनुभाग है, गलत है ये। किताब खाना आप सभी को पता होना चाहिए। दो मुगल ऐसे शासक थे जिनका नाम था, एक था हुमायूं और दूसरा अकबर। इन दोनों को किताबें पढ़ने का शौक था, और जिसमें से अकबर था ये थोड़ा सा ज़्यादा होशियार निकला, इसने किताब खाना नाम का एक विभाग बना दिया था, एक पुस्तकालय खोला था। तो वो हम सब पढ़ते हैं जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है, तो पहला गलत है। आईन अकबरी एक ग्रंथ जिसमें मुगल चित्रकारों और उनकी तकनीकों का विवरण है। तो देखिए आईन अकबरी जब भी आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ चित्रों को लिया गया है, चित्र वहाँ पर हैं, लेकिन तकनीकें नहीं है, मतलब डिटेल्ड में चित्रकारिता पर ध्यान नहीं दिया गया है, मतलब ये भी गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये बहुत पुराना पुराण है। यहाँ पर मूर्ति कला से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत निर्देश दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा केवल एक योग। देखिए कई बार क्या होता है, हमें दो तो पता है, तीसरा पता नहीं है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। कई बार यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये नहीं है गलत, ये गलत है,
ये गलत है, ये आपको पता होता है। तीसरा आपको पता नहीं है कि सही है या फिर गलत है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क कैसे लेना पड़ता है? आपको पता है कि 2 गलत है, मतलब कि ये वाला गलत ही होगा और ये वाला गलत ही होगा। अब आपको रिस्क लेना है कि या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें रिस्क लेकर भी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो अगर ये लगा दिया आपने तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने ये लगा दिया गलती से तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ये रिस्क लेना पड़ता है। तो यूपीएससी में भी बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी मेंस में जब या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस डिकोड करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, एनालिसिस करने के बाद एलिमिनेट करते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछने का तरीका केवल अभी तक यूपीएससी ने ही क्या किया है, ट्राई किया है, और ये दूसरा हमारा एमपीएसबी पर किया गया है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय 1857 के विद्रोह का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसका महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण, ये एकदम सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर ब्रिटिशों द्वारा दिया गया कुशासन का तर्क। ये क्या करते थे, किसी भी राज्य में कुशासन के तर्क के आधार पर उसको विलय कर लेते थे अपने शासनकाल में, कौन, ब्रिटिश। और ये किसके आधार पर होता था, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत। तो ये जो कुशासन तर्क देते थे, ये कमजोर कानूनी केवल बहाना था। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजस्व को हड़पना, किसी भी राज्य की राजस्व को पूरी तरह से हड़पना। तो ये दोनों ही सही हैं, मतलब कारण कथन दोनों सही हैं, और कारण कथन का एकदम अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, और इसको मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में इसलिए रखूंगा क्योंकि ये आपको सीधे-सीधे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने एनसीईआरटी या फिर स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा सीधा-सीधा। ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन है। कई बार स्मारक संरक्षण अधिनियम पढ़ के हम क्या करते हैं, पुराने जो वायसराय हैं उनको टिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बहुत सारे आयोगों की को गठित किया गया था। अकाल आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, और ऐसे बहुत सारे आयोग बनाए थे। साथ में दो तीन प्रमुख अधिनियम भी यहाँ पर इन्होंने लाए थे, जिसमें एक अधिनियम था विश्वविद्यालय अधिनियम, पीवी अधिनियम, और एक था हमारा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। ऐसे करके 2-3 ऐसे एक्ट भी बनाए गए थे, और इनकी लिस्ट स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से दी हुई है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, लेकिन आपको कोई भी ऐसी बुक पढ़ने की कोशिश करनी है जहाँ पर थोड़ी चीज़ें डिटेल्ड वे में क्या की हुई, लिखी गई हों, डिटेल्ड वे में दी गई हों। तो आपको कुछ ऐसी बुक्स पढ़ने की कोशिश करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ये मैंने पहले ही करा दिया था। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछे गए थे 16 जनवरी की सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए हैं, जिसमें कि लगभग मैं 16 से 21 तारीख तक की दोनों शिफ्ट, मतलब कि फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। तो अगर आपने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको टेस्ट, एमपीएसआई मेंस के लिए कंटेंट और जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो सभी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बस जुड़े रहना है आपको मेरे साथ पूरा कागज़ पर, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, थोड़ा-सा और सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी ढेर सारी वीडियोज़ लाता रहूँ। साथ में सारी पीडीएफ, सारी बुक्स, सब कुछ जो भी आपको चाहिए होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना, धन्यवाद।